हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम करने वाले हैं किंगडम फंगी। सबसे पहले अपने इसके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि ये जो फंगी होता है वो क्या होता है, एक हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब कि सभी फंगी हैं वो अलग अलग तरीके से, किसी का कैसे होगा न्यूट्रिशन गेन करने का तरीका और किसी का कैसे, अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। कैसे कि कुछ फंगी होते हैं वो होते हैं सेप्रोफिटिक, यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। ठीक है। फिर कुछ एक फंगी ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर क्या है कि वो किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या फिर उस बॉडी के ऊपर रहकर खाना गेन करते हैं। और तीसरा टाइप होता है इसका सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि ये किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ में एसोसिएट होके, यानी किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ अपना बॉन्ड बना लेते हैं और फिर रहते हैं उनके साथ। और एक दूसरे को क्या है कि वो अगर मान लो फंगी है वो एल्गी के साथ रह रहा है तो इस जो एसोसिएशन को क्या बोलेंगे, लाइकेन बोलते हैं। इसमें क्या करेगा कि फंगी है वो तो क्या करेगा कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एल्गी को, और एल्गी उसको खाना देगी। तो ये होता है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में देखना है तो इसकी एक वीडियो है जो कि मैंने डाली हुई है कि लाइकेन क्या होते हैं, उनमें कैसे एक दूसरे को ये हेल्प करते हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके वो भी देख सकते हो। तो ये था इसका हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म यानी न्यूट्रिशन गेन करने का तरीका। फिर उसके बाद में इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है कि जो फंगी होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो फिलामेंटस होगी। अब फिलामेंटस कैसे, ये देखो, ये इसकी ये फंगी है, इस तरीके से फिलामेंट टाइप ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बस एक इसमें एक्सेप्शन होता है कि ईस्ट होता है ना, वो होता फंगी है लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फिलामेंटस नहीं होती है। अब इसमें जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसकी इस सिंगल स्ट्रक्चर को पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइफी। ये हाइफी होती है। अब ये हाइफी क्या करती है कि इस तरीके की फंगी के अंदर क्या है कि कई हाइफी आपस में मिलके एक और स्ट्रक्चर बनाती है, उसको बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, उसके बारे में भी अपने आगे पढ़ेंगे कैसे। अब इसकी हाइफी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है कि देयर बॉडी कंसिस्ट लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि लंबी सिलेंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर होती है एक थ्रेड लाइक, तो उसको बोलते हैं हाइफी। और अगर ये हाइफी है वो एक नेटवर्क बना लेती है, किस तरीके से, ऐसे कई हाइफी आपस में मिलके, या फिर या तो इस तरीके से होगी या फिर इस तरीके से। तो इस तरीके से जो हाइफी है वो इकट्ठी हो जाती है कि एक नेटवर्क बना लेती है इकट्ठी होके, तो उस पूरी स्ट्रक्चर को तो बोल देते हैं माइसीलियम। तो ये क्या है, माइसीलियम। और अगर सिंगल स्ट्रक्चर को बोलेंगे उसको बोलते हैं हाइफी। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट, इसका कैरेक्टर क्या होता है फंगी का कि दीज फंगीज आर जनरली मल्टी सेल्यूलर। ये जो फंगी होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन किसका होगा, ईस्ट का, कि ईस्ट होता है वो एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो अपने याद रखेंगे कि जो फंगी होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं लेकिन इसके अंदर ईस्ट होता है वो यूनिसेल्यूलर होता है। तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके बाद में अपने देखते हैं कि हाइफी के बारे में कि हाइफी को ना दो टाइप में डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं, तो एक तो होते हैं सिनोसाइटिक हाइफी और दूसरे होते हैं सेप्टेट हाइफी। अब इसका क्या मतलब होता है, सिनोसाइटिक हाइफी का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये हाइफी की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो ट्यूब होती है वो क्या है कंटिन्यूअसली, यानी कि पूरी की पूरी जो ट्यूब के अंदर क्या है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म फिल होता है, यानी कि किसी भी तरीके का इसके अंदर है वो सेप्टेट नहीं बने हुए होते। ठीक है, ये क्या है यानी डिवाइडेड नहीं होती ये स्ट्रक्चर है जो सिनोसाइटिक हाइफी होते हैं, उसके अंदर क्या है बिना किसी डिवीज़न के लगातार यानी कंटिन्यूअसली मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। फिर
सेप्टेट हाइफी। अब सेप्टेट है, इसके नाम से पता लग रहा है कि ये यानी कि इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होंगे, यानी कि ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी। अब वो कैसे, जैसे कि मान लो ये हाइफी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इस तरीके से क्या है, डिवीज़न प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर के अंदर, यानी सेप्टाज प्रेजेंट होते हैं। और फिर इसके बीच में यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड ये होता है, यानी कि काफ़ी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, लेकिन बीच बीच में क्या है, इसकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है सेप्टाज में। और इसके इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि सेप्टेट हाइफी बोलते हैं। अब इसको देखते हैं कि अदर्स हैव सेप्टेट क्रॉस वॉल्स, यानी कि ये जो सेप्टा है इसको क्रॉस वॉल बोला है इन देयर हाइफी। इस हाइफी के अंदर क्या है कि क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती है, उसको सेप्टेट हाइफी बोलते हैं। तो ये था हाइफी के बारे में। और माइसीलियम क्या था कि जब कई सारे हाइफी मिलके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, उसको बोलते हैं माइसीलियम। फिर उसके बाद में अपने देखेंगे कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये खाना कैसे गेन करते हैं। कि अपनों ने अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये 3 टाइप से खाना गेन करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। कैसे कैसे, एक तो होता है सैप्रोफाइटिक, एक होता है पैरासिटिक और एक होता है सिम्बायोटिक। अब अपने इसको डिटेल में देखते हैं कि इसमें इसका क्या मतलब है। तो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स है, यानी सैप्रोफाइटिक फंगी है। अब वो क्या करते हैं कि डेड ऑर्गेनिज्म से क्या है अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, यानी लेते हैं, तो वो होते हैं सैप्रोफिटिक। फिर उसके बाद में पैरासिटिक है। पैरासिटिक होता है जो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, दे गेन न्यूट्रिशन फ्रॉम लिव ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। कैसे, उनकी बॉडी के अंदर, यानी इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहकर या फिर उसकी बॉडी के बाहर रहकर वो अपना खाना लेते हैं। फिर उसके बाद में अपने देखते हैं कि सिम्बायोटिक, यानी सिम्बायोटिक मतलब किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ में मिलके फिर एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं और उनसे खाना भी लेते हैं। तो इस तरीके से सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं। अपने इसके 2 एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसके अंदर सिम्बायोसिस कैसे होता है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है लाइकेन। अब लाइकेन के अंदर क्या होता है, 2 ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एल्गी और दूसरा होता है फंजाई, यानी कि फंगी। फिर इसके अंदर जो एल्गी और फंगी है वो कैसे बॉन्ड बना रहे हैं, आप इस डायग्राम के अंदर देखो। जैसे ये देखो, ये एल्गी है, ठीक है, और ये एल्गी के ऊपर फंगी लगे हुए होते हैं इस तरीके से। और फिर ये फंगी क्या करता है, पानी में से फॉस्फेट और वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और एल्गी को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये एल्गी क्या करती है, एल्गी क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। और ये क्या करेगी, सन से क्या है कि सनलाइट आएगी जब, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके खाना बनाती है एल्गी। तो ये एल्गी क्या करेगी, ये खाना किसको देगी, फंगी को देती है। और ये फंगी बदले में ये क्या कहता है कि अगर तू मुझे खाना दे रही है तो मैं क्या करूँगा, तुझे प्रोटेक्ट करूँगा। तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है। और इस एल्गी और फंगी का जो ये बॉन्ड है, इस प्रोसेस को, यानी इसे क्या कहेंगे, इकट्ठा जब एल्गी और फंगी एक साथ आ जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लाइकेन। इसी तरीके से एक होता है एग्जाम्पल इसका माइकोराइजा। अब माइकोराइजा के अंदर क्या होता है, कोई भी एक प्लांट है मान लो, उसकी रूट्स के अंदर जब फंगी है वो एसोसिएट हो जाता है, यानी जुड़ जाता है, तब उस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, यानी रूट और फंगी के एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। और ये हायर प्लांट्स के अंदर ही होता है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होगा कि रूट क्या करेगा कि फंगी को खाना देगा, और फंगी है बदले में इसको फॉस्फेट और वाटर को एब्जॉर्ब करके रूट्स को देती है, और साथ में ये इसको प्रोटेक्ट भी करती है। तो ये था इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद में अपने देखते हैं कि इनका रिप्रोडक्टिव मेथड कैसे होता है, यानी कि ये जो फंगी होते हैं वो रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, क्या क्या इनके तरीके होते हैं। ये 3 तरीके से इनका प्रोसेस होता है। सबसे पहले होता है वेजिटेटिव मेथड। वेजिटेटिव मेथड के अंदर भी क्या है, ये 3 तरीके से क्या करता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। कैसे, एक तो होता है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होता है बाइनरी फीजन, यानी फीजन करते हैं, और तीसरा होता है बडिंग। अब इन तीनों में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन यानी क्या होगा कि कोई भी बॉडी है, मान लो ये फंगी है,
ठीक है। इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होगा, यानी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब कि ये हाइफी था, हाइफी ने क्या किया, अपनी बॉडी को इस तरीके से डिवाइड कर लिया। फिर ये वाली बॉडी है वो पूरा एक पूरी बॉडी बना लेगी जो हाफ हुई थी, और ये वाली हाफ हुई थी ये भी क्या करेगी, पूरी बॉडी। यानी कि एक हाइफी से क्या बन रही है, 2 हाइफी बन गई। ये होता है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। और जो फ्रीजन प्रोसेस है वो भी सेम ऐसे ही होता है कि ये डिवाइड होएगी, फिर 1 से 2 बन जाएंगी। लेकिन अब इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है ना, वो मल्टी सेल्यूलर फंगी के अंदर होता है, और जो फ्यूजन प्रोसेस होता है वो यूनिसेल्यूलर के अंदर होता है। फिर उसके बाद में आती है बडिंग। बडिंग होता है कि यानी कि जब भी क्या है, कोई बॉडी अपनी एक्स्ट्रा एक बड बना लेती है, फिर जब वो थोड़ी मेच्योर हो जाती है तो वो बड क्या करेगी, अलग से बन जाएगी और अपनी नई बॉडी बनाना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से बडिंग होती है। फिर उसके बाद में होता है एसेक्सुअल स्पोर्स, यानी कि एसेक्सुअल तरीके से कैसे करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये अलग अलग स्पोर्स बनाते हैं, और इनको नाम है ना वो अपने को याद ही करने पड़ेंगे। कई बार अपने अगर रीडिंग लेंगे ना इसकी, कई बार पढ़ेंगे तो फिर जाके अपने को ये नाम याद होते हैं। एक बार ही में अगर अपने सोचे कि अपने याद कर लेंगे तो ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले इसके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो कौन से हैं अपने वो देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो कोनिडिया, फिर उसके बाद स्पोरेंजियोस्पोर, फिर जूस्पोर, और फिर एप्लेनोस्पोर्स। ठीक है। जो जूस्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और एप्लेनोस्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये मूव कर सकते हैं और ये मूव नहीं कर सकते हैं। ये इसके क्या हैं, स्पोर्स हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स। फिर एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। वो होते हैं ऊस्पोर, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। ये 3 इसके सेक्सुअल स्पोर्स हैं, जो इनके नाम अपने को याद करने पड़ेंगे। तो ये था इसका रिप्रोडक्टिव मेथड। फिर इसके बाद में अपने इसमें देखते हैं कि इसकी जो सेक्सुअल साइकिल होती है फंगी की, वो कैसी होती है। तो इसकी साइकिल है वो कहाँ से शुरू होगी, हाइफी से शुरू होगी, क्योंकि इसकी जो सिंगुलर स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, हाइफी होती है। तो हाइफी में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, पहला स्टेप होता है, वो क्या होता है, प्लाज्मोगैमी, यानी कि उसके प्लाज्मा का क्या होगा, फ्यूजन होगा। फिर दूसरा स्टेप होता है कैरियोगैमी, यानी कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है, कैरियोगैमी। पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं नाम को, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर अगर अपने को थोड़े से भी वर्ड्स के मीनिंग पता है ना, तो अपने उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। अब कैसे, जैसे कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और गैमी मतलब फ्यूज़न, यानी जब 2 न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी बोलेंगे। ठीक है। तो प्लाज्मोगैमी, फिर दूसरा स्टेप होता है इसके अंदर कैरियोगैमी का, यानी इसमें न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा, पहले इसका साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न हुआ था। फिर अब देखो, जैसे प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी, 2 न्यूक्लियस हैं वो N और N टाइप के थे, इन दोनों का फ्यूज़न हुआ तो 2N बन गई ना। ये जो 2N स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं, फिर जाइगोट बोलते हैं। फिर जाइगोट बनने के बाद में क्या होता है, फिर डिवीज़न होती है, मतलब कि मियोसिस प्रोसेस होता है। और ये मियोसिस प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में अपने पूरा डिटेल में आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, सेल साइकिल, तो उसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर मेन मियोसिस प्रोसेस का मतलब डिवीज़न, यानी कि 2N से फिर क्या हो जाएगा कि ये जो 2N स्ट्रक्चर है वो डिवाइड हो जाएगी आगे, और फिर वो स्पोर्स बना लेती है। ठीक है। तो फिर इस तरीके से, वैसे इसमें 4 बनते हैं, क्योंकि 2 डिवीज़न होती है, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड। तो इससे क्या होगा कि 4 स्पोर्स बनेंगे, तो फिर स्पोर्स बन जाएंगे। फिर वो स्पोर्स क्या करते हैं, फिर वापस से हाइफी बना लेते हैं, यानी फंगी बन गया। इस तरीके से इसका सेक्सुअल साइकिल है वो चलता रहता है। मतलब मेन इसमें कितने स्टेप हैं, 3 ही स्टेप हैं। कौन कौन से, सबसे पहले कौन सा है, प्लाज्मोगैमी। फिर दूसरा स्टेप कौन सा है, कैरियोगैमी, मतलब कि न्यूक्लियस का फ्यूज़न। फिर कैरियोगैमी होने के बाद में उसका डिवीज़न हो रहा है, मतलब मियोसिस। तो तीसरा स्टेप हो गया मेयोसिस। तो अपने इसको, यानी अगर थोड़ा याद रखना हो कि सेक्सुअल साइकिल का जो स्टेप होते हैं वो 3 स्टेप होते हैं। तो PKD पकड़ भी बना सकते हैं, कैसे, P से प्लाज्मोगैमी, K से कैरियोगैमी, D से डिवीज़न, यानी कि मियोसिस होता है। मियोसिस एक टाइप का डिवीज़न है। तो इस तरीके से अपने इसको एक ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं।
अब आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि ये सब कैसे हुआ, यानी ये सेक्सुअल साइकिल है वो कैसे चली। तो देखो ये 2 हाइफी ले लिए मान लो अपनों ने, ठीक है। सबसे पहले उनमें प्लाज्मोगैमी यानी साइटोप्लाज्म का क्या कराएंगे, फ्यूज़न करवाएंगे। तो फिर ये देखो 2 अलग अलग लिए। फिर अब अलग अलग लेने के लिए क्या किया मैंने, कलर चेंज कर लिया पेन का। तो एक में ब्लू कलर बना दिया, एक में रेड बना दिया, ठीक है। तो इसका साइटोप्लाज्म है और इसका साइटोप्लाज्म है, वो आपस में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये प्लाज्मोगैमी होगी। फिर उसके बाद में होता है कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी में क्या होगा, दोनों के न्यूक्लियस है उनका फ्यूज़न होता है। लेकिन जो कैरियोगैमी है उसका फ्यूज़न होने से पहले क्या होता है, ये दोनों न्यूक्लियस है वो बिल्कुल में ना पास पास में पड़े होते हैं, इस तरीके से फ्यूज़ नहीं होते। जब वो फ्यूज़ नहीं होते ना तो उस स्टेप को बोला जाता है डाई कैरियन, यानी उन जब दोनों न्यूक्लियस पास में पड़े हों सिर्फ, लेकिन उनका फ्यूज़न नहीं हुआ हो, तो उस स्टेज को बोलते हैं डाई कैरियन। डाई कैरियन स्टेज होती है कि N+N है, अभी 2N नहीं बना अभी। फिर डाई कैरियन स्टेज बनने के बाद में क्या होता है कि वो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हैं, फिर जाके कैरियोगैमी प्रोसेस यानी कि वो स्टेज आती है, ठीक है। फिर डिप्लॉइड यानी कि जाइगोट बन जाता है। फिर उसके बाद में इसमें मियोसिस होगा, जैसे ऊपर दिखाया था आपको बताया था। फिर मियोसिस होने के बाद में क्या है, वो स्पोर्स बनाएंगी, यानी 2N से N, यानी जब 2N होता है उसको बोलते हैं डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, और N होती है उसको बोलते हैं हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिर ये स्पोर बनेंगे। फिर वो स्पोर क्या करते हैं, वापिस से जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं, और फिर ग्रो करके क्या बना लेंगे, फिर से हाइफी बनेगी। फिर हाइफी से फिर प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, इस तरीके से ये साइकिल है वो चलती रहती है। तो ये थी इसकी सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंगी। अब इसके बाद में क्या है कि फंगी को आगे 4 क्लासेस के अंदर क्या है कि डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब अपने क्या है उसकी चारों क्लासेस के बारे में रीड करेंगे कि कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं इसकी फर्स्ट क्लास है वो है फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। अब फाइकोमाइसिटीज में सबसे पहले अपने इसका देखते हैं कि ये हैबिटाट इनका कैसा होता है, मतलब ये कौन सी जगह पर रहते हैं। तो जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं ना वो कहाँ पर होते हैं, दीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। यानी कि ये फाइकोमाइसिटीज क्या है कि एक्वेटिक हैबिटाट्स में, यानी कि पानी वाली जगह पे रहेंगे, या फिर डिकेइंग वुड होती है यानी कि जो डिके हो चुकी है वुड उसके ऊपर ये रहते हैं। और क्या होते हैं कि ये एज ए ओब्लिगेट पैरासाइट रहते हैं प्लांट्स के ऊपर। अब ओब्लिगेट पैरासाइट कौन से होते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट वो होते हैं यानी कि वो अपना ना मेन क्या है कि जहाँ पर रहने लग जाए ना वहीं पे रहेंगे। अगर जिस प्लांट पे रह रहे हैं अगर वो प्लांट की डेथ हो जाती है, मान लो ख़त्म हो जाता है वो प्लांट, तो ये फंगी भी क्या होते हैं, फाइकोमाइसिटीज़ हैं जो, वो भी क्या करेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, किसी और प्लांट के ऊपर जाके नहीं रहते। मतलब जिनके ऊपर पहले से रह रहे हैं सिर्फ उसी के ऊपर रहेंगे, फिर उसके बाद उनकी भी डेथ हो जाती है, तो वो होते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसका है कि माइसीलियम कैसा होता है फाइकोमाइसिटीज़ का। इसका जो माइसीलियम है वो होता है एसेप्टेट एंड सीनोसिटिक। अब एसेप्टेट और सीनोसिटिक है ना वो सिर्फ फाइकोमाइसिटीज़ का ही है कि ये एसेप्टेट होते हैं, बाकी सारे सेप्टेट होंगे यानी ब्रांच्ड होंगे, यानी कि इनकी जो है सेल वॉल बनी होगी बीच में, ठीक है, क्रॉस वॉल्स। लेकिन जो फाइकोमाइसिटीज़ होते हैं इनके अंदर जो इनका माइसीलियम होता है वो सेप्टेट नहीं होता, एसेप्टेट होता है। मतलब कि एसेप्टेट और सीनोसिटिक बताया था क्या होता है कि इस तरीके से मान लो कि ये जो हाइफी है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, कंटिन्यूसली मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म, तो उनको बोलते हैं एसेप्टेट एंड सीनोसिटिक माइसीलियम। फिर अपने इसके बाद में देखते हैं कि इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे आपको बताया था कि इनके स्पोर्स के नाम हैं वो अपने को याद करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से थे, उसमें से जो जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स, ये 2 स्पोर्स है वो फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर बनते हैं। अब जूस्पोर्स कौन से होते हैं, जिनके ऊपर क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जिस वजह से क्या होते हैं, ये मोटाइल होते हैं यानी मूव कर सकते हैं। और जो एप्लेनोस्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब इनके ऊपर फ्लैजिला एब्सेंट होगा और ये मूव नहीं कर सकेंगे।
तो दीज स्पोर्स आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन ए स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम क्या होती है, एक ऐसी बॉडी होती है यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या है, स्पोर्स बनते हैं। यानी कि ये देखो, ये हाइफी बनी हुई है, इसके ऊपर ये इस तरीके से स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। अब ये स्पोरेंजियम क्या होती है, इस स्पोरेंजियम के अंदर इसमें लिखा है ना, दी स्पोर्स आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड, यानी कि अंदर बनते हैं स्पोरेंजियम के। तो इसके इनर साइड एंडोजीनसली बनते हैं ये स्पोर्स, और फिर आगे ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। तो अब ये इसका मेन यानी पॉइंट क्या आगे कि इसके अंदर दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं। कौन कौन से? एक तो बनता है जूस्पोर जो कि मोटाइल होते हैं, फिर दूसरा होता है एप्लेनोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। ये था इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद में अपने बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब इसके अंदर क्या होता है कि जाइगोस्पोर्स इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि जाइगोस्पोर्स बनते हैं, कैसे बनते हैं? दो गैमिट के फ्यूजन से। यानी इसमें क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो गैमिट के फ्यूजन से ही बनेगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? जब दो गैमिट्स हैं वो आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे, फिर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोस्पोर कैसे बनेगा, इसमें लिखा है ना कि जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स। अब इसकी अपने सेक्स साइकिल देखते हैं कि कैसी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले कि जो सेक्स साइकिल बताई थी फंगी की, बस वही स्टेप इसके अंदर करने हैं, बस हल्का फुल्का चेंज है, वो हर एक क्लास के अंदर थोड़ा सा आएगा। अब तो सबसे पहले तो इसके मेन तुम स्टेप याद रख लो 3 कि कौन कौन से होते हैं। तो पकड़ था, बस ये 3 पॉइंट नाम है ना, आप ये जो फर्स्ट वर्ड है इनके इसी से याद रख लो कि प्लाज्मोगैमी होगा, फिर कैरियोगैमी होगा, फिर उसमें डिवीजन होगा। तो सबसे पहले क्या किया है, 2 हाइफी लिए, उनके अंदर क्या फ्यूज़न करवाएंगे, तो प्लाज्मोगैमी होगा, यानी इसके प्लाज्मा का फ्यूज़न हो रहा है। फिर प्लाज्मोगैमी होने के बाद में दोनों का न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा, जिससे क्या है, सबसे पहले तो वो दोनों न्यूक्लियस है वो आपस में पास में पड़े हैं, तो वो डाइकैरियन स्टेज बन जाएगी। फिर उसके बाद में जब वो फ्यूज़ हो जाएंगे तो वो जाइगोट बना लेंगे। ये 2n जो स्ट्रक्चर होती है इसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। फिर जाइगोट बनने के बाद में उसमें क्या होगा, तीसरा स्टेप आ जाएगा, वो कौन सा है, डिवीज़न का, यानी मियोसिस होगा। फिर 2n से वो n बन जाएंगे। फिर ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे ये। फिर ये स्पोर वापस से ग्रो करके हाइफी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये था इसकी सेक्सुअल साइकिल ऑफ फाइकोमाइसिटिस। फिर इसके एग्जाम्पल हैं वो याद करने हैं अपने को, क्योंकि इसके एग्जाम्पल पे भी कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा ये एग्जाम्पल है वो फाइकोमाइसिटिस के अंदर आता है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर म्यूकर है, अब म्यूकर का पूछ लेंगे कि म्यूकर है वो कौन सी क्लास का मेंबर है, तो ये फंगी के अंदर किसका, फाइकोमाइसिटिस का मेंबर है। तो इसके 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी के अंदर। तो म्यूकर, राइजोपस। अब राइजोपस होता है वो ब्रेड मोल्ड होता है, यानी कि ब्रेड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये। फिर तीसरा है इसके अंदर एल्ब्यूगो। ठीक है, अब ब्रेड मोल्ड वगैरह फंगी वगैरह होते हैं वो ब्रेड मोल्ड के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इसके बारे में भी अपने बात करेंगे कि ये ब्रेड बनाने में या फिर बियर बनाने में इसमें भी यूज़ होता है। ये अपने सबसे लास्ट में इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे कि इनका जो बेनिफिट है वो क्या होता है, डिजीज़ेज़ वगैरह क्या होती हैं। तो सबसे पहले अपने इसकी क्लास देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस आती हैं। उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स है, हैबिटाट हो गया, माइसीलियम हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर इसके एग्जाम्पल्स। सबसे पहले अपने इन सबको देख लेते हैं। तो इसके 3 एग्जाम्पल हैं, एक है म्यूकर, फिर राइजोपस, फिर एल्ब्यूगो। अब एल्ब्यूगो के अंदर इन्होंने जो आपके एनसीईआरटी के अंदर ब्रैकेट के अंदर ये लाइन दी हुई है, द पैरासिटिक फंगी ऑन मस्टर्ड, यानी कि ये क्या है, पैरासिटिक है। पैरासिटिक जैसे मैंने आपको बताया था कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं। तो ये एल्ब्यूगो होते हैं ना, ये पैरासिटिक फंगी हैं किसके, मस्टर्ड के। मस्टर्ड की बॉडी के ऊपर रहेंगे, मतलब ये। तो ये था आपका फाइकोमाइसिटिस। अब अपने नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं इसकी, एस्कोमाइसिटिस। तो एस्कोमाइसिटिस के अंदर क्या आएगा, इसको पहले सबसे पहले तो इसका नाम कि इसको और क्या बोलते हैं। तो एस्कोमाइसिटिस को सैक फंजाई भी कहा जाता है, यानी सैक फंगी। फिर सबसे पहले अपने देखेंगे कि ये न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं। तो इसके अंदर ये क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं,
डीकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि सेप्रोफिटिक तो डेड ऑर्गेनिज्म से होता है, डीकम्पोजर होते हैं जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं, तो उनको डीकम्पोजर्स कहते हैं, तो उनसे भी खाना लेते हैं। पैरासिटिक का मतलब आपको बताया है वही है। और कोप्रोफिलस, अब कोप्रोफिलस क्या होता है, जो क्या है डंग के ऊपर यानी गोबर से अपना खाना गेन करते हैं उनके ऊपर रह के, ठीक है। तो ये था इसका न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद में अपने बात करते हैं इसके माइसीलियम की। जैसा मैंने बताया था कि फाइकोमाइसिटीज होता है, सिर्फ उसके अंदर ही क्या होता है वो एसेप्टेट और क्या होते हैं सिनोसिटिक होते हैं। लेकिन जो एस्कोमाइसिटीज है और आगे जो भी क्लास आएगी उन सब के अंदर ये क्या होंगे, ब्रांच्ड और सेप्टेट होंगे। सेप्टेट और ब्रांच्ड मतलब इस तरीके से ये हाइफी है, इसके अंदर ये क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है और इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इस तरीके से यानी ये ब्रांच्ड होते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा स्टेप इसमें आएगा कि इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे अपने पिछले वाले में पढ़ा था फाइकोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ था, उसके अंदर 2 स्पोर्स बन रहे थे, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर्स, ठीक है। अगर इस तरीके से अपने कंपेयर करके पढ़ते हैं ना किसी भी चीज़ को तो अपने को आसानी से लर्न होती है। तो इस तरीके से अब फाइकोमाइसिटीज़ में जैसे मैंने बताया कि 2 स्पोर्स बन रहे हैं, कौन कौन से, जूस्पोर और अप्लेनोस्पोर्स। और एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर अब कौन कौन से स्पोर्स बनेंगे, इसके अंदर बनता है कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। अब इसके अंदर क्या है कि कोनिडियास का फॉर्मेशन होता है कोनिडियोफोर के ऊपर, कि स्पेशल माइसीलियम होता है कोनिडियोफोर, उसके ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। वो भी उसमें तो एंडोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे थे ना, इसके अंदर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। फिर कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस द माइसीलियम। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो कोनिडिया होते हैं ना वो आगे जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बना लेते हैं। अब कैसे बनाते हैं अपनी इस डायग्राम के अंदर देखते हैं। जैसे कि अब ये है, ये नया माइसीलियम है, इसके अंदर क्या है कि एक स्पेशल टाइप का ये जो माइसीलियम होता है कि इसके अंदर कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन यानी कोनिडिया होते हैं, कोनिडियोफोर है ये, इसके माइसीलियम कैसे है कोनिडियोफोर टाइप के होते हैं, इस तरीके से अलग होते हैं ये, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या है एक्सोजीनसली यानी कि इसके ऊपर बॉडी के ऊपर ही कोनिडिया बनने शुरू हो जाते हैं। फिर ये कोनिडिया क्या करते हैं, यहाँ से अलग होके फिर एक नया हाइफी बना लेते हैं। इस तरीके से इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इसके बाद में अपने देखेंगे कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब इसकी सेक्सुअल साइकिल देखते हैं अपने, तो सेम वैसा ही होता है, बस थोड़ा बहुत चेंज है। वो क्या है कि एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली इन सेक लाइक एसई सिंगुलर एस्कस। अब इसके अंदर क्या होता है सेक्सुअल साइकिल के अंदर एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये एस्कोस्पोर्स कैसे बनते हैं, एंडोजीनसली बनते हैं। सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है कि कौन से स्पोर्स बन रहे हैं इसके अंदर, एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं, और कैसे बनेंगे, एंडोजीनसली बनेंगे। फिर एक सेक लाइक एसई बनता है। अब एसई है वो तो होती है प्लूरल स्टेज इसकी, लेकिन ये सिंगल है। अब पहले क्या था कि ज़्यादा बनेंगे इकट्ठे तो ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन उसकी सिंगुलर स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं एस्कस, ठीक है। तो दीज एसई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, यानी ये ऐसे ही होते हैं ना, ये क्या है कि डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर क्या है अरेंज होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं कि एस्कस है, वो आगे जाके क्या बनेंगे, एस्कोस्पोर्स बनाएंगे, फिर वो जाके हाइफी बनाती है। अब कैसे होता है वो सारा प्रोसेस देखते हैं अपने इसके अंदर। और इनको क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प, यानी ये जो फ्रूटिंग बॉडी स्पेशल टाइप से बन रही है ना, उस पूरी फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प बोलते हैं। जैसे कि ये है, अब ये अलग तरीके से इस यहाँ पे एक बॉडी बनी है जिसको एस्कोकार्प का है, और ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर एस्कस है वो अरेंज होते हैं। अब अपने इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो मे भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब देखो, सबसे पहले देखेंगे कि ये हाइफी है, ये सेप्टेट है जैसे कि अपनों ने पढ़ा है, ठीक है। फिर ये क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या होगा, प्लाज्मोगैमी का। फिर प्लाज्मोगैमी होगी मतलब कि इसमें प्लाज्मा का फ्यूज़न होता है। अब इसमें पता है क्या होता है कि ये जो एक हाइफी है इसके ऊपर जो एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही बन रही है एस्कस, मतलब इसका साइटोप्लाज्म है वो इसके साथ मिक्स होता है। फिर उसके बाद में इसका न्यूक्लियस
और इस एस्कस का न्यूक्लियस होता है वो आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। अब ये देखो इस तरीके से कि इसका न्यूक्लियस है वो इधर चला जाएगा, फिर ये दोनों न्यूक्लियस है वो आपस में पास में पड़े हैं तो उसको N+N मतलब डाई कैरियन स्टेज बोल देंगे। फिर उसके बाद में कैरियोगैमी होगी, मतलब कि फ्यूज़ हो जाएगी दोनों न्यूक्लियस। फिर उससे क्या होगा कि 2N यानी कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगी। और एस्कस को, इसको पूरे को, यानी कि अब क्या बोलेंगे कि ये एस्कस है वो अलग हो जाएगा इससे, यानी कि इस हाइफी से अलग हो जाएगा। फिर उसके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है। अब मियोसिस का प्रोसेस किसके अंदर होगा, सिर्फ इस वाली बॉडी के अंदर। अब ये बॉडी को क्या, पूरी बॉडी को बोलेंगे एस्कस, ठीक है। अब इस एस्कस के अंदर ये जो 2N है यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जो इसकी, वो आगे डिवाइड होगी। फिर उससे क्या होगा कि वो क्या है, 4 स्पोर्स बनाती है। अब ये स्पोर्स है वो एस्कस यानी इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, जो स्पोर्स की जो बॉडी होती है एस्कोस्पोर, उसी के अंदर रहते हैं। फिर इसके अंदर जैसे कि बताया कि स्पेशल टाइप की फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसके अंदर ये एसई हैं वो अरेंज होते हैं। अब इस तरीके से क्या होगा कि ये एसई है जो एस्कस है, एस्कस मतलब सिंगुलर, एसई मतलब होता है इसकी जो मल्टी यानी कि स्ट्रक्चर होएगी वो काफ़ी सारे एसई एस्कस है वो जुड़कर एसई बना लेते हैं। जैसे कि हाइफी होता है, अब हाइफी कई सारे इकट्ठे होकर माइसीलियम बनाते हैं ना, तो वैसे ही ये एस्कस और एसई है। एस्कस अकेला होता है, फिर एसई होता है जब काफ़ी सारे एस्कस मिलके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं एसई। फिर इसके अंदर ये जो एस्कस बना है, एस्कस के अंदर ये जो स्पोर्स बने हैं, फिर ये क्या होंगे, एक स्पेशल टाइप की फ्रूटिंग बॉडी के अंदर अरेंज होते हैं। अब ये देखो, ये है ना, ये इसकी क्या है, स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी है जिसको एस्कोकार्प कहा जाता है। ये एस्कस है वो किसके अंदर होंगे, एस्कोकार्प के अंदर। फिर अब इसके अंदर फिर सबसे पहले इसमें ना थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। कैसे कि इसके अंदर मियोसिस होने के बाद में माइटोसिस का प्रोसेस भी होता है। जब ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जाते हैं ना तो और डिवीज़न होता है, लेकिन जब मियोसिस हो गया, मियोसिस होने के बाद में जो 2N था वो किस में कन्वर्ट हो गया, N में, मतलब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी जो किस में चेंज हो गई, हैप्लॉइड के अंदर चेंज हो गई। अब हैप्लॉइड होगी, अब इसका तो मियोसिस नहीं होगा ना, क्योंकि जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है वो आगे टूट के N/2 नहीं बनाती, हमेशा N स्ट्रक्चर ही रहती है, हैप्लॉइड ही होती है हमेशा बॉडी। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल का डिवीज़न है ना वो 2 तरीके से होता है, एक तो होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। तो माइटोसिस के अंदर पता है क्या होता है कि जो हैप्लॉइड बॉडी होती है ना उनका जो डिवीज़न है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये डिवाइड नहीं होती, बस इसके जैसी कॉपी और बनाती रहती है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो एस्कस के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है ना तो वो आगे माइटोसिस करके ये 4 से 8 बन जाएंगे। इस तरीके से जो 2 एस्कस बनाई हुई हैं, लेकिन बहुत सारी एस्कस प्रेजेंट होती है इस एस्कोकार्प के अंदर, और उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पोर्स क्या करेंगे, अब इसके जो एस्कस है ना वो ना रप्चर हो जाएगी यानी फट जाएगी। तो इससे क्या होगा कि ये जो स्पोर्स है वो बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के बाद में क्या है, ये स्पोर्स हैं, अब उस स्पोर को बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, ठीक है। फिर ये एस्कोस्पोर जर्मिनेट करके हाइफी बनाते हैं। तो ये था इसका सेक्सुअल साइकिल। क्या था, इसको एक बार थोड़ा सा दोबारा अपने रीड करते हैं, यानी कि रिवीजन करते हैं इसका कि कैसे क्या क्या था। सबसे पहला स्टेप था प्लाज्मोगैमी, कि दोनों के बीच में प्लाज्मा का फ्यूज़न हुआ। फिर उसके बाद में डाई कैरियन स्टेज बनी N+N की। फिर उसके बाद में क्या बना कि कैरियोगैमी, यानी कि इसका और उसका न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गया और 2N स्ट्रक्चर बना ली, उसको बोल दिया एस्कस। फिर ये एस्कस है वो इस हाइफी से अलग हो जाती है और एक स्ट्रक्चर पूरी अलग होके फिर वो एस्कस क्या करेगी कि एक स्पेशल टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती हैं, उसके अंदर जाके सेट हो जाती है। उस फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोला, एस्कोकार्प बोला है। फिर वो एस्कोकार्प के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर एस्कस प्रेजेंट था, उसके अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट थे, वो स्पोर आगे फर्दर क्या करेंगे, मियोसिस के बाद में माइटोसिस करेंगे, उसकी जैसी कई सारी कॉपीज़ बना लेते हैं। फिर वो माइटोसिस करने के बाद जो स्पोर्स बने हैं वो स्पोर को क्या बोल देते हैं, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। वो स्पोर आगे जर्मिनेट करके वापस से हाइफी बना लेते हैं। तो ये था इसका एस्कोमाइसिटीज़ का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब इसके एग्जाम्पल्स अपने देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड ट्रफल्स। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। जिसके अंदर जो न्यूरोस्पोरा है उसके ऊपर नीट के अंदर प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्या था कि न्यूरोस्पोरा इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क्स, यानी कि बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के अंदर इस न्यूरोस्पोरा का यूज़ किया जाता है। ये नीट के अंदर पूछा गया पिछले साल का क्वेश्चन है, यानी पिछले साल या उससे भी पिछले साल आया था, तब इसको पूछा गया था। तो क्या किस किस यूज़ किया जा रहा है इसका, बायोकेमिकल वे में और जेनेटिक वर्क के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अब इसके एग्जाम्पल हैं वो याद करते हैं। तो एक तो है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड ट्रफल्स। ठीक है, तो ये एस्कोमाइसिटीज़ है, वो कंप्लीट हो गया अपना। फिर उसके बाद में उसकी नेक्स्ट क्लास आ जाती है फंगी की, वो क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। इसकी 4 क्लासेस है, जिसमें से 2 अपनों ने कर ली, 2 और रह गई बस। ठीक है, तो तीसरी क्लास है वो क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रैकेट फंजाई। और जो एस्कोमाइसिटीज थी उसका दूसरा नाम क्या था, सेक फंजाई था। अब इसके अंदर सबसे पहले अपने इसका हैबिटाट देखते हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर ग्रो इन सॉइल, ऑन लोग्स एंड ट्री स्टम्प्स, यानी कि ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं या तो। अब लोग्स एंड ट्री स्टम्प्स का मतलब क्या होता है, लोग्स का मतलब होता है कि जब पेड़ की जो ट्रंक होती है, जब कोई पेड़ गिर जाता है ना, तो उसकी जो ट्रंक होती है जो कि रूट से जुड़ी हुई नहीं होती ग्राउंड में, उसको तो बोलते हैं लोग्स। लेकिन जो ट्रंक है वो रूटेड होती है, यानी ग्राउंड्स में रूट से भी जुड़ी हुई होती है ना, उसको बोलते हैं ट्री स्टम्प्स। यानी कि ये बेसिडियोमाइसिटीज है, वो लोग्स में, ट्री स्टम्प्स में और सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। और कहाँ पर कर सकते हैं, एंड इन लिविंग प्लांट्स बॉडीज एज पैरासाइट, यानी पैरासाइट फॉर्म में लिविंग प्लांट्स के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं ये। फिर उसके बाद में माइसीलियम, माइसीलियम तो जैसे आपको बताया है कि इसका भी कैसा होगा, ब्रांच्ड और सेप्टेट। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या आएगा कि एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि इसके अंदर क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए गए थे, लेकिन इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन देखा गया था वो कैसा था, वेजिटेटिव था। और वो वेजिटेटिव में कैसा था, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये क्या है, रिप्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, इसके अंदर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होते, पर प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन और जीनोटाइप। यानी कि इसके अंदर क्या था, सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट थे, लेकिन इसकी जो प्लाज्मोगैमी है उसका फ्यूजन हो रहा था। वो भी किसके अंदर, वेजिटेटिव सेल्स होती हैं ना जो, उसके अंदर इनका फ्यूजन हो रहा था। मतलब सेक्सुअल सेल नहीं थी इसके अंदर, लेकिन जो वेजिटेटिव यानी सोमैटिक सेल्स होती हैं, यानी सेक्सुअल सेल के अलावा जो भी अपनी बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं उनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। ऐसे ही फंगी के अंदर है कि फंगी के अंदर जो वेजिटेटिव सेल्स थी ना, उसके अंदर प्लाज्मोगैमी का फ्यूज़न देखा गया, यानी साइटोप्लाज्म उनका फ्यूज़ हो रहा था और इस तरीके से उनमें रिप्रोडक्शन हो रहा था। और इसकी साइकिल है वो अब करेंगे। सबसे पहले उससे पहले अपने इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर अगेरिकस यानी मशरूम आ जाता है, अस्टिलेगोस्मट और पक्सीनिया है यानी कि रस्ट फंगस, यानी रस्ट एंड स्मट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर मशरूम्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। अब इसकी सेक्सुअल साइकिल देखते हैं कि इसकी सेक्सुअल साइकिल कैसी थी। तो इसके अंदर भी क्या होगा, सबसे पहला स्टेप तो वही होगा, प्लाज्मोगैमी होगी। प्लाज्मोगैमी होने के बाद में डाइकैरियन स्टेज बनती है। अब सबके अंदर क्या है कि थोड़ा बहुत इसकी बॉडी बनने में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रही है, आगे की आगे थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। कि पहले तो सिंपल ही था कि दोनों का फ्यूज़न हो रहा था, फिर वो दोनों मिक्स हो गई बॉडी, फिर एक बॉडी बन गई। इसके अंदर क्या, अब इसकी दोनों हाइफी मिल गई तो इसकी बेसिडियोकार्प एक नई बॉडी बन रही है, जैसे कि एस्कोकार्प बन रही थी ना उसकी हाइफी के ऊपर। इसमें क्या होता है कि एक अलग बेसिडियोकार्प बॉडी बनती है। ठीक है, उसकी फ्रूटिंग बॉडी यानी कंटिन्यूसली ग्रो, यानी जब इन दोनों के साइटोप्लाज्म मिल जाते हैं और जो न्यूक्लियस है वो मिल जाते हैं, उसके बाद में ये कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है और एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेती है।
ठीक है, उसको बोलते हैं, उसके जो एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कोकार्प बोल रहे थे ना अपने, तो इसके अंदर इसकी फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलेंगे, बेसिडियोकार्प, क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज है तो बेसिडियोकार्प, एस्कोमाइसिटीज होगा तो एस्कोकार्प। तो अब इसकी ये वाली फ्रूटिंग बॉडी है। अब इसके अंदर, इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या है कि ये जो इसका ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसके अंदर क्या है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेसिडियम, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि न्यूक्लियस है वो फ्यूज होंगे। अब इसके न्यूक्लियस जब फ्यूज हो जाते हैं, इस पार्ट के अंदर फ्यूज होते हैं, तो कैरियोगैमी कहाँ हो रही है, बेसिडियम के अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर फ्यूज होने के बाद में क्या होगा कि मियोसिस का प्रोसेस होगा। मियोसिस का प्रोसेस होगा तो क्या होगा कि जो ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनी थी जाइगोट वाली, वो क्या बना लेगी, स्पोर्स बना लेगी। और ये स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। अब बेसिडियोस्पोर कैसे बनेंगे इसके अंदर, इसके अंदर क्या होगा कि ये जो स्पोर्स है वो एक्सोजीनसली और फ्रूटिंग बॉडीज बनाने लग जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या था कि प्लाज्मोगैमी हुआ, डाइकैरियन स्टेज आई और ये एक फ्रूटिंग बॉडी बना ली जिसको बोला बेसिडियोकार्प, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या है, ये आपने जैसे मशरूम देखा है तो उसकी जो इस तरीके से एक फिलामेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, नीचे ब्लैक ब्लैक से फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, ये वो वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो वाला पार्ट है इसका। जब इसको काटते हैं ना, इसके अंदर बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है जहाँ पर न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है और वो क्या करती है, डाइकैरियन स्टेज, यानी कि वो डाइकैरियन स्टेज तो ऊपर होगी थी, लेकिन इसके अंदर क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। फिर जाइगोट बनने के बाद में क्या है, मियोसिस होगा, स्पोर्स बन जाएंगे 4। फिर स्पोर बनने के बाद में क्या है, बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, वो इसकी बेसिडियम के क्या है, ऊपर बनते हैं स्पोर्स। फिर वो स्पोर्स क्या है, आगे क्या करेंगे, हाइफी में जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, जर्मिनेट हो गए। फिर ये था बेसिडियोमाइसिटीज। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे, अगर इसके एग्जाम्पल देखिए, अब जैसे कि मशरूम बताया तो अगेरिकस इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो अगेरिकस है, मशरूम हो गया, और अस्टिलेगो यानी स्मट, और रस्ट होता है पक्सीनिया, फिर रस्ट एंड स्मट्स और मशरूम्स, ये इसके एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसिटीज के, ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी लास्ट क्लास आ जाती है इसकी ड्यूटेरोमाइसिटीज, फंगी की लास्ट क्लास है ये, ठीक है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज है ना, उनको इम्परफेक्ट फंगी भी कहते हैं। अब इम्परफेक्ट फंगी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल है, जो यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं था या फाउंड नहीं किया गया, तो इसलिए इसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो इसको इम्परफेक्ट फंगी कहा गया। अब अपने इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि इसका न्यूट्रिशन, कि सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट, यानी कि ये डेड ऑर्गेनिज्म से लेंगे, कुछ एक पैरासिटिक होंगे, वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर मतलब सड़े गले पदार्थों से खाना लेते हैं ये, यानी डीकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। अब डीकम्पोजर किसका, जब पेड़ से पत्तियां गिर जाती हैं ना, तो वो क्या है, पानी वगैरह गिरने से या फिर थोड़ा टाइम बाहर पड़ी रहती हैं, अगर पेड़ से गिरने के बाद मुरझा जाएंगी और सड़ गल जाती हैं, ठीक है। वहाँ से क्या है, यानी लिटर का मतलब होता है कि जो सड़ी गली पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, उन पत्तियों से क्या है, ये अपना खाना लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। और किस में हेल्प करते हैं इनसे न्यूट्रिशन लेके, मिनरल साइक्लिंग के अंदर, यानी कि वो पत्तियों से मिनरल्स लेते हैं, फिर आगे जो एनवायरनमेंट के अंदर मिनरल्स प्रोवाइड करेंगे, जो गेन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या है, ये मिनरल साइक्लिंग भी करते हैं। फिर उसके बाद में माइसीलियम, माइसीलियम सेम होगा जैसे कि बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के अंदर था, इसके अंदर ब्रांच्ड और सेप्टेट होगा। उसके बाद आएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज द कोनिडिया, यानी कि इसके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर जिसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होते हैं कोनिडिया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं होता, तो इसलिए नो सेक्सुअल फॉर्म, यानी कि अभी तक इसकी सेक्सुअल फॉर्म को ना फाइंड आउट नहीं किया गया, लेकिन जब भी इसकी सेक्सुअल फॉर्म का पता लगेगा कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो शायद क्या पता इनको किसी और क्लास के अंदर रख दिया जाए। अभी तो इनको अलग क्लास में रखा गया ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर, इम्परफेक्ट फंजाई के अंदर, फंगी के अंदर, लेकिन
क्या पता अगर इसकी सेक्सुअल फॉर्म का पता लगा तो इसको अदर क्लास में भी रखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग होता है। फिर इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ये इसके क्या हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं जो क्या है ड्यूटेरोमाइसीटीज के हैं। तो इसको अपने ऐसे भी याद कर सकते हैं ACT एक्ट। तो एक्ट किस पे किया जा रहा है, इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, तो एक्ट किया जा रहा है। ऐसे अपने याद रख सकते हैं कि थोड़े से ट्रिक बनाने के लिए कि एक्ट A से अल्टरनेरिया, C से कोलेक्टोट्राइकम और T से ट्राइकोडर्मा। ये था इसका ड्यूटेरोमाइसीटीज। फिर उसके बाद में अपने क्या करेंगे कि इसके कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके NCERT के अंदर स्टार्टिंग के अंदर फंगी का जो पॉइंट दिया हुआ है ना, वहीं पे इसके बारे में लिखा हुआ है। तो अपने NCERT पूरा अकॉर्डिंग टू NCERT कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है कि अपने उसकी कोई भी लाइन है वो छोड़ेंगे नहीं, हर एक लाइन को बहुत अच्छे से करेंगे, जिससे क्या है कि फिर ही आप क्या है कि कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी करोगे या फिर कोई बोर्ड एग्ज़ाम भी दे रहे हो ना, तो उसमें भी क्या है कि आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो इसके अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं कि वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स, यानी कि जो मस्टर्ड लीव्स होती हैं उसके ऊपर वाइट स्पॉट्स सीन किए गए हैं, और वो किस वजह से होते हैं, दीज आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो अपनों ने ना फाइकोमाइसीटीज पढ़ा था, तो अब उसके अंदर अपनों ने ये पढ़ा था ना, उसका एग्जाम्पल था एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या था, एक पैरासिटिक फंगी था, और वो पैरासाइट किस पे कर रहा था, यानी किसके ऊपर रह रहा था, वो मस्टर्ड के ऊपर रह रहा था। तो वो मस्टर्ड के ऊपर पैरासिटिक फॉर्म में रह रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मस्टर्ड की लीव्स होती हैं उसके ऊपर वाइट स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं, और वो किस वजह से दिखते हैं, ड्यू टू पैरासिटिक फंगस एल्ब्यूगो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेल्यूलर फंगी। अब अपनों ने पढ़ा था कि वैसे तो जो फंगी होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, लेकिन जो ईस्ट एक इकलौता ऐसा फंगी है जो क्या होता है, यूनिसेल्यूलर होता है। विच आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, यानी कि ब्रेड और बियर बनाने में ईस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अदर फंगी कोजेज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कुछ एक फंगी है वो प्लांट और एनिमल के अंदर क्या डिजीज़ कोज करते हैं। तो कौन सी है, व्हीट रस्ट डिजीज़ होती है, वो पक्सीनिया फंगी की वजह से होती है। ठीक है, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक, कुछ एक फंगी है वो डिजीज़ कोज करते हैं, तो कुछ एक एंटीबायोटिक बनाने में भी काम में आते हैं। फिर फंगी आर द कॉस्मोपोलिटियन। कॉस्मोपोलिटियन मतलब कि ये जो फंगी होते हैं वो हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे एयर में, वाटर में, सॉइल में, और एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सब जगह पे इनको पाया जा सकता है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, यानी ये गर्म जगह पे या फिर जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ पर ग्रो करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि कोई भी चीज़ अपनी ख़राब ना हो इसलिए अपने फ्रिज में रखते हैं ना, तो ज़्यादातर ये ठंडी जगह पे नहीं होते हैं, तो इसलिए चीज़ों को ठंडी जगह पे रखा जाता है ताकि फंगस ना लग जाए। तो ये क्या है कि गर्म जगह पे ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि अपनों ने कर लिए, और ये चैप्टर कम्प्लीटली NCERT बेस्ड है। आपको कहीं भी कुछ किसी भी बुक से और पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।